हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो बेटा हम लोग पीजीटी मैथ्स के अगले वीडियो पर आ गए हैं और आज से हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वर्क पावर एंड एनर्जी की। तो बच्चों ये भी हमारे स्टैटिक्स के सिलेबस में होता है और थोड़ा सा ये फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो बच्चों को इसमें अक्सर दिक्कत आती है, बच्चों को लगता है फिजिक्स कहाँ से आ गई, लेकिन ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसमें ऐसा फिजिक्स तो है, खैर ये थोड़ा बहुत फिजिक्स है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, इसे पढ़ना चाहिए, ये और भी जगह कहीं हमारे काम आ सकता है। ठीक है बच्चों। तो बेटा पीजीटी मैथ्स में ये स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि ये मैं कहीं और किसी प्लेलिस्ट में नहीं पढ़ा रहा था। बाकी पीजीटी और टीजीटी का मैक्सिमम सिलेबस मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, जैसे ग्रेजुएशन में ग्रुप थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। अभी मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊँगा ग्रुप थ्योरी का, 3 डायमेंशनल पढ़ाऊँगा मैं आपको भी अपना 3D में 3 डायमेंशन होता है, ये भी अपना आता है पीजीटी में। ठीक है। और 11-12 का पूरा सिलेबस मैंने 11-12 के अलग वीडियोज़ हैं HD मैथमेटिक्स में, उसमें अपलोड किया हुआ है। मैंने बताया था कि मैंने एक अलग भी चैनल बना रहा हूँ मैं आजकल, ज्ञान कोश IIT मैथ्स करके, है ना, ज्ञान कोश IIT मैथ्स करके मैं एक अलग चैनल बना रहा हूँ। इसमें भी मैं 11-12 का पूरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ज्ञान कोश IIT मैथ्स के नाम से बच्चों, ये एक अलग चैनल है। हो सकता तब तक आप वीडियो देख रहे हो, तब तक ये सारे वीडियोस ज्ञान कोश IIT मैथ्स के भी अपलोड हो चुके हों, है ना। तो इसमें जा करके बच्चों मैथ्स में कुछ चीज़ें जो यहाँ HD मैथमेटिक्स मेरे चैनल में थोड़ा सा मिसिंग थी 11-12 की, वो इसमें मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये सिर्फ 11-12 और IIT मेंस और एडवांस के लिए है, क्योंकि पीजीटी और टीजीटी में 11-12 का सिलेबस आता है, इसलिए ये पढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा हमेशा। अदरवाइज HD मैथमेटिक्स चैनल पर भी 11-12 की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। हालांकि ये जो प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ पीजीटी मैथ्स की, इस प्लेलिस्ट में भी मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। 11-12 की जितनी भी चीज़ें सिलेबस में हैं, जितनी क्या मतलब पूरा 11-12 का सिलेबस तो यहाँ सिलेबस में हमारे है ही है, ध्यान रखना। 11-12 से तो हम मैथ्स में कुछ भी करना चाहें बच ही नहीं सकते। दुनिया का कोई एग्ज़ाम दे लें, अगर उस एग्ज़ाम में मैथ्स आ रहा होगा तो 11-12 की चीज़ें ज़रूर आ रही होंगी, तो उनसे तो हम बच ही नहीं सकते। तो 11-12 की भी सारी चीज़ें मैं इस प्लेलिस्ट में आगे चल के अपलोड करूँगा, उनको नए तरीके से पढ़ाऊँगा इस प्लेलिस्ट में, है ना। हो सकता है जब तक आप वीडियो देखें तब तक इस प्लेलिस्ट में मैं 11-12 का सिलेबस भी कंप्लीट कर दूँ। तो ये पीजीटी अलग से है, ये पीजीटी की एक अलग प्लेलिस्ट है। आपको सिर्फ सर्च करना होगा पीजीटी मैथमेटिक्स बाय HD मैथमेटिक्स, है ना, या पीजीटी मैथमेटिक्स क्लासेस बाय HD मैथमेटिक्स, है ना। तो आपको या कंप्लीट सिलेबस ऑफ पीजीटी बाय HD मैथमेटिक्स लिखेंगे तो आपको ये कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस में अपलोड करूँगा। पहले मैं वो कर रहा हूँ जो जनरली मैंने कहीं और नहीं पढ़ाए हैं, जैसे 11-12 का मैंने अलग से पढ़ाया हुआ सारा सिलेबस। आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर 11-12 के हर टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप ढूंढ सकते हैं, है ना। ग्रेजुएशन के भी मैक्सिमम टॉपिक मैं अलग अलग जगहों पर पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने किया जिससे बच्चों को हर चीज़ पढ़ने को मिल जाए। जो बच्चा एक साथ कई कई चीज़ें पढ़ना चाहता है वो पढ़ना शुरू कर दे। तो बच्चों वर्क पावर एंड एनर्जी हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। देखो इसमें तो वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले हम आखिर ये समझें कि वर्क क्या होता है। देखो वर्क, देखो बच्चों ऐसा होता है वर्क और एनर्जी का आपस में गहरा रिलेशन है। जब वर्क है तो एनर्जी ट्रांसफर होगा, है ना। एक बॉडी दूसरी बॉडी को एनर्जी देगी और दूसरी बॉडी एनर्जी लेगी। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ये देखो एक रिमोट रखा है इस सरफेस पे, और मैंने फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस हुई। ध्यान रखना वर्क तभी होगा जब फोर्स लगाने पर बॉडी डिस्प्लेस होगी। वर्क तभी होगा जब फोर्स लगाने पर बॉडी डिस्प्लेस होगी, तभी वर्क होगा। बताएंगे भी आपको और भी। तो जैसे मान लो मैंने फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस हुई, इसका मतलब मैंने अपनी एनर्जी को खर्च किया, मैंने ताकत लगाई, मैंने एनर्जी को लगाया। और जब मैंने एनर्जी को लगाया तो बॉडी डिस्प्लेस हुई, और मैंने अपनी एनर्जी किसको दे दी? इस रिमोट को दे दी। इस रिमोट ने एनर्जी को गेन किया, ये चलने लग गया, इसके पास ताकत आ गई, मैंने पुश कर दिया इसको, है ना। जैसे पेड़ है तो मैं पेड़ को पकड़ के हिला दूं, तो मतलब मैंने अपनी एनर्जी खर्च की, मैंने वर्क किया। जो बंदा वर्क करता है वो अपनी एनर्जी को खर्च करता है, और जिस चीज़ पर वर्क होता है वो चीज़ एनर्जी को गेन करता है हमेशा। जैसे पेड़ को हिला दूं तो पेड़ में एनर्जी आ गई, पेड़ हिलने लग गया, मैंने अपनी एनर्जी पेड़ को दे दी।
तो वर्क जो है एक प्रकार का ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, तो इसलिए वर्क एनर्जी दोनों चीजें एक साथ चलती। पावर भी थोड़ा सा वर्क से ही रिलेटेड है, आगे चल के बताऊंगा मैं आपको। तो वर्क और एनर्जी जो है आपस में रिलेटेड है, मतलब वर्क क्या है, एक प्रकार का ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। और वर्क तभी होगा जब फोर्स लगा करके बॉडी को डिस्प्लेस किया जाएगा। देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो एक बॉडी है और एक बॉडी जो है इस पे मैंने एफ फोर्स लगाया। अब एफ फोर्स लगाया, अब ये एफ फोर्स मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ या ये एफ फोर्स मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, एक ही बात है। मतलब इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लगा हुआ है और मान लीजिए ये बॉडी जो है यहां से यहां डिस्प्लेस हुई, मान लो ये डी डिस्टेंस डिस्प्लेस हुई है ना, बॉडी यहां पर पहुंच गई। तो जो हमारा वर्क हो जाता है वो होता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट समझते हो, जैसे एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, तो क्या होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये हमारे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है। जैसे कि मान लीजिए ये अगर हम ए वेक्टर ले लें और ये मान लीजिए हम बी वेक्टर ले लें और ये एंगल मान लो थीटा है, तो ए डॉट बी क्या होगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू होती है। मतलब यहाँ पर फोर्स भी वेक्टर की फॉर्म में है, डी भी वेक्टर की फॉर्म में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड एफ मॉड डी कॉस थीटा। अच्छा, जैसे कि जनरली क्या होता है मॉड एफ का मतलब एफ का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो ये हमारा वर्क की डेफिनेशन है, मतलब वर्क को निकालने का फार्मूला है एफ डॉट डी कॉस थीटा। देखो जैसे क्या होता है, एक बात इंपॉर्टेंट यहां पर समझिए। जैसे मान लो एक बॉडी है और एक बॉडी पर मान लो मैंने कई टाइप के फोर्स लगा दिए। एक फोर्स मैंने इधर से लगा दिया F1, एक फोर्स मैंने यहां से लगा दिया F2 और एक फोर्स मैंने यहां से लगा दिया F3। मान लो ऐसे मैंने कई टाइप के फोर्स लगा दिए और कुल मिला के ये बॉडी यहां डिस्प्लेस हुई, मान लो ऐसे गई। तो क्या होगा, अब आप अलग अलग फोर्स का डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट तो बॉडी का सेम ही है, जो वर्क है वो अलग अलग फोर्स का आप यहां पर निकाल सकते हैं। F1 का वर्क अलग निकलेगा, F2 का अलग निकलेगा, F3 का अलग निकलेगा और सबका कंबाइंड भी निकल सकता है ना। जो वर्क है वो हर एक फोर्स का आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं और उन सबको आपस में ऐड कर दें तो कंबाइंड वर्क भी आ जाएगा, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन वर्क डन बाय विच फोर्स, मतलब कौन से फोर्स का वर्क निकालना है ये क्वेश्चन में बताना पड़ेगा। जैसे एक बॉडी है, वो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस पर कई सारे फोर्सेस हो सकते हैं, है ना। तो किस फोर्स का आपको वर्क निकालना है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लो F1 इधर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो F और D के बीच का एंगल चेंज होगा। जैसे कि मान लो F2 फोर्स है, फॉर एग्जांपल ये F2 फोर्स है, तो F2 फोर्स तो देखो इधर लगा हुआ ऐसे करके, और मान लीजिए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ तो ये D हो गया तो इसका एंगल बदल गया, है ना। या जैसे मान लो अगर आपने F1 लिया तो F1 ऐसे लगा हुआ है और बॉडी भी ऐसे करके जा रही है, तो F और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो गई, तो F और D के बीच का एंगल सेम हो गया, मतलब F और D के बीच का एंगल 0 हो गया यहाँ पर, क्योंकि F की डायरेक्शन में मतलब F1 की डायरेक्शन में ही बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो F1 भी जिधर है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, तो इनके बीच का एंगल 0 हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं है, F2 इधर है, बॉडी यहाँ जा रही है, तो इसके बीच का एंगल, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो वही है, मान लो ये डिस्टेंस तो वही है, लेकिन ये एंगल लगातार बदलेगा अलग अलग फोर्स के लिए, तो अलग अलग फोर्स का वर्क अलग अलग आएगा, क्योंकि F भी चेंज होगा और थीटा भी चेंज होगा। D मान लो वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट चाहे आप F3 का देखें तब भी वो यही आ रहा है, चाहे आप F1 का देखें तब भी वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, और चाहे आप F2 का देखें तब भी वो यहाँ से आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हर फोर्स का सेम है, लेकिन फोर्स अलग अलग है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अलग अलग है, इसलिए वर्क की वैल्यू हर जगह अलग अलग आएगी, है ना। और उन सारे वर्क को अगर हम मिला दें आपस में, उनको प्लस करके ऐड कर दें, तो टोटल वर्क आ जाएगा सारे फोर्सेस का। बात समझे ना। तो ये बात ध्यान रखना वर्क में कि कौन से फोर्स का वर्क निकालना है। जैसे कि मान लो एक पेन है, ये पेन यहाँ पर जमीन पे से पड़ा हुआ है और मैं इसको उठा के ऊपर ले गया,
तो मतलब मैंने फोर्स लगाया, मैं वर्क कर रहा हूँ। अच्छा समझो, इस पेन का जो वेट होगा mg, mg नीचे लगे, mg भी एक फोर्स है, mg भी एक प्रकार का फोर्स है। तो ये जो mg है ये भी वर्क करेगा और मैं भी वर्क करूंगा। मैंने फोर्स लगाया, इस पेन को ऊपर उठाया, तो मैं तो वर्क कर ही रहा हूं और mg भी वर्क करेगा। बात समझे ना? देखो जैसे मान लो ये ब्लॉक था, तो जैसे अगर मैं ब्लॉक पर F फोर्स आगे लगा रहा हूं तो ब्लॉक भी मेरे ऊपर F फोर्स पीछे लगा रहा है। भाई एक्शन सॉरी, जो न्यूटन्स का एक्शन रिएक्शन लॉ है वो यही तो कहता है ना कि अगर आप एक बॉडी पर फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं F, तो वो बॉडी भी आपके ऊपर F फोर्स लगा रही है ना? तो जैसे अगर मैं वर्क करूंगा तो मेरा फोर्स F है और डिस्प्लेसमेंट ये है ना? तो मैं वर्क करूंगा तो मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। जैसा कि मैंने फोर्स इधर लगाया, बॉडी डिस्प्लेस भी यहाँ हो गई, तो थीटा यहाँ पर 0 हो गया। तो मेरा जो वर्क हो गया वो क्या हो गया, F इंटू डी इंटू कॉस 0। तो क्या हो गया, F इंटू डी। यही मतलब चीज फोर्स इंटू डिस्टेंस बन गई। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस जो होता है वो वर्क का सही फार्मूला नहीं होता। वर्क का सही फार्मूला यही होता है। फोर्स इंटू डिस्टेंस वो कब बन जाता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाए, तो वही फार्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस बन जाता है। अब यहाँ पर ये सिंपल मल्टीप्लाई है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ध्यान रखना। ये डॉट प्रोडक्ट है जब वेक्टर लगा हुआ है, तो वही कॉस की वैल्यू 0 हो गई, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा अब देखो हुआ क्या, जो ब्लॉक है वो मेरे पे फोर्स लगा रहा है F, तो ब्लॉक कितना काम करेगा, ये हो गया वर्क डन बाय मी, मेरे द्वारा किया गया काम। और ब्लॉक जो मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है तो वर्क बाय ब्लॉक। अब देखो ब्लॉक भी मेरे ऊपर F ही फोर्स लगा रहा है, तो ब्लॉक का फोर्स इधर है मेरे ऊपर और डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही है, लेकिन एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, क्योंकि अब ब्लॉक का फोर्स जो है वो मेरे ऊपर लेफ्ट में लग रहा है, लेकिन ब्लॉक तो जा इधर ही रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो वही है। फोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट सबके लिए सेम रहेगा। तो क्या हुआ, अब cos 180 की वैल्यू -1 होती तो -FD हो गया। मतलब जो ब्लॉक मेरे ऊपर वर्क कर रहा है वो एक्चुअली नेगेटिव वर्क कर रहा है। मैं ब्लॉक पर वर्क कर रहा हूं और जब मैं ब्लॉक पर वर्क कर रहा हूं तो वो वर्क पॉजिटिव है, और ब्लॉक जो मेरे ऊपर वर्क कर रहा है वो वर्क नेगेटिव है। तो ध्यान रखना, जब मैं वर्क कर रहा हूं और मेरे द्वारा किया गया वर्क जो है पॉजिटिव है, तो जो बंदा पॉजिटिव वर्क करता है इसका मतलब वो एनर्जी देता है। तो जो फोर्स, मेरा फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है, जो फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है, इसका मतलब वो फोर्स जो है वो एनर्जी देता है, और जो फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा है इसका मतलब वो फोर्स एनर्जी ले रहा है। तो मतलब ब्लॉक जो है वो एक्चुअली मेरे ऊपर F फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो ब्लॉक के फोर्स की डायरेक्शन इधर है मेरे ऊपर और डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, तो उनके बीच का एंगल 180 हो गया। तो मतलब ये हुआ कि ब्लॉक नेगेटिव वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक एनर्जी गेन कर रहा है। इस बात को याद रखो, जब कोई बंदा पॉजिटिव वर्क करता है इसका मतलब वो एनर्जी को सप्लाई करता है, वो एनर्जी देता है। अब देखो मैं और ब्लॉक मिला करके एक सिस्टम हो गया, इसको हम कहते हैं सिस्टम। मेरे और ब्लॉक को मिलाकर के एक सिस्टम हो गया, तो मैंने एनर्जी दी किसको, सिस्टम को, ब्लॉक को, और ब्लॉक ने एनर्जी गेन की। तो मैंने एनर्जी दी और ब्लॉक ने एनर्जी गेन की, क्योंकि ब्लॉक ने नेगेटिव वर्क किया। इस बात को समझो, वर्क पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वर्क 0 भी हो सकता है। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर एक फोर्स देखो, मान लो एक बॉडी पर मैं ऐसे करके फोर्स लगा दूं और बॉडी जाए इधर, तो तुम कहोगे यार फोर्स यहाँ लगा, बॉडी इधर कैसे गई, हो सकता कोई और फोर्स यहाँ लग रहा हो ज़्यादा ताकत का। ऐसे मैंने तो F लगाया, क्या पता यहाँ 10F ज़्यादा ताकत का फोर्स लग रहा हो, तो मेरा फोर्स तो काम नहीं करेगा, लेकिन वो बॉडी को इधर ले जाएगा। तो बॉडी जा रही है इधर और मेरा फोर्स लग रहा है इधर, तो F का और D का जो एंगल है वो 90 हो जाएगा। जब एंगल 90 हो जाएगा तो वर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जो F फोर्स है इसका किया हुआ वर्क 0 हो गया। जो F फोर्स है इस फोर्स का किया हुआ वर्क, देखो
इस बॉडी का टोटल वर्क जीरो नहीं है, क्योंकि ये भी तो वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है तो इसका वर्क कुछ ना कुछ निकल के आएगा। इस F फोर्स का वर्क क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि जो F फोर्स है वो ऊपर लगा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। वो डिस्प्लेसमेंट इधर क्यों है, क्योंकि और कोई वर्क फोर्स लगा होगा। मैंने बताया ना, वर्क निकालने के लिए हमेशा ये देखना पड़ता है कौन से फोर्स का वर्क आप निकाल रहे हैं। बस समझे ना, अलग अलग फोर्स का वर्क अलग अलग हो सकता है किसी फोर्स का वर्क जीरो हो। बस समझे ना, ये बात ध्यान रखो। लिखो जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान से बेटा। अच्छा, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, मैंने बताया आपको। अच्छा ध्यान रखना, वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसका मतलब जो रिजल्ट है वो हमेशा स्केलर आता है, तो वर्क क्या है, एक हमेशा स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब समझते हो ना, बोलो वेक्टर स्केलर का मतलब समझते हो, समझते ही होगे इतना। खैर, वेक्टर का मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो। मैंने स्टैटिक्स में भी ये बात आपको समझाई थी, और वेक्टर आपने पढ़ा हुआ होगा, तो वेक्टर में मैंने डिटेल समझाई थी कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है ना, एक बार वेक्टर को पढ़ लो। क्लास 12 के मैंने वेक्टर के वीडियो अपलोडेड हैं, इसी चैनल पर हैं, HD मैथमेटिक्स में ही है। HD मैथमेटिक्स में 70-80% आपको क्लास 12 और IIT का मिलेगा, है ना, क्योंकि IIT का मतलब क्लास 12 को थोड़ा और स्टैंडर्ड से पढ़ना, और वो जरूरी होता है। बहुत से कंपटीशन में क्लास 12 से, अब भाई ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी आप कंपटीशन दोगे तो वहाँ पर थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड का ही आएगा। जैसे PGT एग्जाम है, अब वो सीधे सीधे 12 के सवाल तो नहीं पूछेगा, थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड अपना रखेगा। तो इसलिए अच्छा रहता है कि पुराने IIT जो अपने पुराने IIT के क्वेश्चन भी यहाँ पर काफ़ी आते रहते हैं, आए हुए। बहुत टफ नहीं आते हैं, हालांकि ऐसे IIT में कई बार क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, वो इतने यहाँ टफ नहीं आते, वही क्वेश्चन आते हैं जो 5-6-8 लाइनों में खत्म हो जाए। ठीक है ना, चलिए करें। तो वर्क के बारे में हम लोगों ने बेसिक सीखा, तो ये समझ लो बेटा। अच्छा, अब देखो ध्यान रखना, वर्क इस फार्मूले से अगर निकालना है तो तभी निकालना है जब फोर्स कांस्टेंट हो। ये बात ध्यान रखना। जैसे कि हम कांस्टेंट फोर्स सप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो वर्क इस फार्मूले से निकलेगा कि फोर्स हमारा कांस्टेंट है पूरे डिस्प्लेसमेंट में। जैसे कि मान लो अगर हमारा फोर्स चेंज होता रहे, अलग अलग जगहों पर फोर्स अलग अलग हो जाए, तो क्या होगा, फिर वर्क इस मेथड से नहीं निकलेगा। बात समझे ना, फिर वर्क निकलेगा इंटीग्रेशन से। अगर फोर्स वेरिएबल हो जाएगा तो वर्क निकलेगा इंटीग्रेशन से। लिखो जरा बच्चों इसको ध्यान से। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। देखो ध्यान दो, अगर मान लो फोर्स वेरिएबल है, इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर मान लो फोर्स वेरिएबल है, तो जो वर्क है बच्चों वो ध्यान रखना ऐसे निकलता है F डॉट डी एक्स, और x की वैल्यू x1 से x2 तक, F डॉट डी एक्स। डी एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट का छोटा सा एक पार्ट, डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा छोटा सा एक हिस्सा, है ना, उसे हम कहते हैं डी एक्स। जैसे कि मान लो वर्क अगर फोर्स अगर वेरिएबल है, फोर्स अगर वेरिएबल, जैसे कि मान लो मैंने कहा क्वेश्चन ये ले लिया कि मान लो F बराबर ऐसे है, 2x i कैप है, मान लो F मेरा ये है, F की वैल्यू है 2x i कैप, है ना, ये मान लो मेरा फोर्स है। या चलो मान लीजिए ये फोर्स ले लिया, फोर्स को हमने फिक्स कर दिया, 2x+3 कर दिया, मान लो मैंने फोर्स को ऐसे फोर्स को कर दिया। और मान लीजिए एक ब्लॉक यहाँ पर है और इस ब्लॉक पर ये फोर्स अप्लाई किया गया, और मान लीजिए ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, और मान लीजिए ब्लॉक को हमने डिस्प्लेस कर दिया, मान लीजिए ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया x बराबर 0 से लेकर के x बराबर 4 तक, मैंने ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट कर दिया। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमको दिया गया है यहाँ पर। एक तो होता है कि भाई फोर्स भी वेक्टर की फॉर्म में बताएंगे आपको। तो अब देखो यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जैसे जैसे ब्लॉक आगे बढ़ेगा ये फोर्स चेंज होगा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो ये फोर्स की वैल्यू भी अपने आप को चेंज करेगी, क्योंकि देखो x बदल रहा है तो फोर्स भी बदलेगा।
तो अगर मुझे वर्क चाहिए तो देखो क्या करते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx ले लेते हैं, dx ना, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम dx ले लेंगे। तो वर्क क्या होगा, ये होगा इंटीग्रल f डॉट dx। अब देखो f डॉट dx का मतलब क्या हो गया, ये हो गया मॉड f, है ना। f डॉट ds का मतलब मॉड f, मॉड dx और उनके बीच का एंगल कितना हो गया 60। तो मॉड f का मतलब f का मैग्नीट्यूड और ds का मतलब dx, और cos 60 कितना हो गया 1/2। तो ये हो गया f/2 dx, और f कितना दिया, f ये दिया गया, तो ये हो जाएगा 2x/3/2 dx। तो ये वैल्यू जब आप यहां पर रखोगे तो वर्क मिल जाएगा क्या, 2x+3/2 और dx, और x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर के 4 तक जा रहा है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो वर्क हमको मिल जाएगा, है ना। फोर्स की यूनिट क्या होती, न्यूटन। वर्क की यूनिट क्या होती, जूल, है ना। जूली नहीं कहना, जूल। तुमको और यार थोड़ा सा आशिकाना अंदाज में जूली कह दे, वर्क है जूली। खैर हम लोग जूली बोला करते थे हंसी मजाक में, वर्क की यूनिट क्या है, जूली। पुराने प्रचलन में जूली नाम बहुत होते हैं, आप में से भी किसी का हो तो प्लीज यार बुरा नहीं मानना, नाम तो नाम है, ठीक है। तो वर्क की जो एनर्जी है वो जूल है, ठीक है ना। तो खैर चलो, तो हमने क्या किया, f डॉट dx है, तो मतलब ds का मतलब एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लो इधर कहीं भी, तो f और ds के बीच का एंगल 60 हो जाएगा। तो f, क्योंकि देखो यहाँ फोर्स जो है ये हमें स्केलर की फॉर्म में दिया गया है, ये ijk की फॉर्म में नहीं है। फोर्स कैसे, स्केलर की फॉर्म में। अगर ijk की फॉर्म में होता तो तरीका अलग होता। तो फोर्स स्केलर की फॉर्म में है, तो हमने देखो यहाँ पर f की वैल्यू को रखा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब खाली f, और dx के बीच का एंगल कितना हो गया 60 हो गया, cos 60 1/2 आ गया। इसको इंटीग्रेट करना कितना तो आप जानते ही हो, तो हमको वर्क की वैल्यू इंटीग्रेट के बाद क्या होगा, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो हमें वर्क की वैल्यू मिल जाएगी। देखो जैसे कि मान लो अगर ऐसा हो जाए थोड़ा सा, अच्छा एक बात और यहाँ पर ध्यान रखो जरा, क्या देखो, जैसे कि मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अच्छा पहले एक बात और सुन लो। देखो जैसे हमने कहा कि f डॉट dx मतलब इंटीग्रेशन से आपको वर्क मिलेगा। अच्छा इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन हमेशा एरिया को शो करता है। जैसे कि मान लो ये हमारा x है और ये हमारा f है, तो मान लो मैंने कहा ये एक फंक्शन है, तो f का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये एरिया एक हमको यहां पर मिलेगा, है ना। तो मतलब ये जो एरिया है यही हमारा वर्क के बराबर होगा। एफ एक्स ग्राफ का जो एरिया है वो हमारा वर्क हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वर्क क्या हो गया, ये एफ डॉट डी एक्स है। एफ डॉट डी एक्स का मतलब क्या हो गया, ये हो गया एफ कॉस थीटा इंटू डी एक्स, है ना। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एफ कॉस थीटा का जो एरिया है वो हमको हमेशा वर्क देगा, है ना। एफ कॉस थीटा का जो एरिया है, क्योंकि किसी भी फंक्शन का जो एरिया होता है वो आपको वर्क देता है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है। हालांकि इसकी जरूरत यहाँ बहुत पड़ेगी नहीं आपको मैथ्स में, ठीक है ना, यहाँ पर जरूरत आपको इसकी ज़्यादा पड़ेगी नहीं, परेशान मत होइए, ज़्यादा टेंशन नहीं पालिए, ठीक है। देखो जैसे क्या होगा कि मैं तुमको एक छोटा सा क्वेश्चन देखो यहाँ पर देता हूँ। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो, देखो ध्यान दो बच्चों, मान लो एक बॉडी है ना, एक पार्टिकल, ठीक है, इज, बल्कि ऐसा लिखा जाए देखो, ए फोर्स 2i माइनस जे प्लस 3k, मतलब वो फोर्स को वेक्टर की फॉर्म में दे दिया, ठीक है, इज अप्लाइड टू ए बॉडी एंड बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट i माइनस जे प्लस 3k टू
4i प्लस का 2j और माइनस के। बॉडी जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस हो गई। फाइंड वर्क डन, वर्क हमको निकालना है। देखो ध्यान दो, ये जो फोर्स है ये यहां पर वेक्टर की फॉर्म में है। देखो ये हमें फोर्स दिया गया है वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है, और बॉडी यहां से यहां डिस्प्लेस हो गई। इसका मतलब जैसे कि ये मान लो एक पॉइंट ए है और ये मान लो एक पॉइंट बी है, तो ये ए का पोजीशन वेक्टर दिया गया है ओ ए। ओ ए का मतलब आई माइनस जे प्लस 3k, है ना। ओ कहीं ओरिजिन रहा होगा, ओ कहीं ओरिजिन होगा, तो ये हमें जो पॉइंट के साथ में जब वेक्टर लिखा होता है इसका मतलब वो हमेशा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, ध्यान रखना। तो ये इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ए से लेकर बी तक बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया गया, और ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, बॉडी यहां से यहां डिस्प्लेस हो गई, ठीक है ना। तो ये बी का पोजीशन वेक्टर है। बी का पोजीशन वेक्टर देखो क्या दिया गया, 4i प्लस का 2j माइनस का k। अब देखो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है मतलब ए बी वेक्टर, है ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, ए टू बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या हुआ, ये हो गया ओ बी माइनस ओ ए, है ना। ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हमें ए से बी तक वेक्टर चाहिए तो ये हमेशा होता है ओ बी माइनस ओ ए। मतलब इसको हम कहते हैं कि बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। ओ ए को बोलते हैं ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ओ बी को बोलते हैं बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब उस पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो जब हमें ए टू बी वेक्टर चाहिए तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। देखो बी का पोजीशन वेक्टर ये है 4i प्लस का 2j माइनस का k, और a का पोजीशन वेक्टर देखो ये है i माइनस जे प्लस का 3k, ठीक है। तो इस में से इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, ये आएगा 3i और ये हो जाएगा प्लस का 3j और ये हो जाएगा माइनस का 4k। क्या हुआ 3i और प्लस का देखो 3j और देखो ये हो गया माइनस का 4k। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो जो वर्क है, वर्क क्या है, वर्क है एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट। देखो इस फोर्स का इस डिस्प्लेसमेंट से लेना है हमको डॉट प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं आपको मालूम होगा, आई का कोफिशिएंट 2 और यहाँ 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। यहाँ देखो जे का कोफिशिएंट -1 और यहाँ 3, तो कितना हो गया -3। यहाँ देखो 3 इंटू -4 तो कितना हो गया -12, तो क्या हो गया -9। देखो वर्क यहाँ पर निगेटिव आ गया, वर्क निगेटिव आ सकता है, वर्क पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब फोर्स अपना ये है और डिस्प्लेसमेंट देखो ये है ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, 2 इंटू 3 6, फिर क्या हो गया माइनस का 3 और माइनस का 12, ठीक है। तो यहां से बच्चों देखो ये आ गया है माइनस का 9 जूल वर्क आ गया, है ना। तो मतलब ऐसे करके वेक्टर की फॉर्म में भी अगर सब कुछ चीजें दी जाएं तो यहाँ पर देखो हम लोग वर्क को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर फोर्स भी वेक्टर की फॉर्म में दिया गया था और जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो यहां से लेकर यहां तक हुआ, इनके पोजीशन वेक्टर दिए गए। देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे दिए जाए 1 - 1 3, ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट से हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है 4 2 -1, ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट से हम आई जे के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, ध्यान रखना, है ना। तो कोऑर्डिनेट से हम लोग इसके पोजीशन वेक्टर को भी हमेशा लिख सकते हैं। देखो समझो बात को जरा ध्यान से। देखो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज करूं। देखो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, जरा समझो ध्यान से, कि मान लो मैंने कहा, देखो ऐसे भी मैं कर सकता हूं, क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दूं। देखो मैंने कहा टू फोर्सेस ऑफ 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर अप्लाइड in direction of I minus j plus k
एंड आई प्लस जे माइनस के। मतलब इन दो डायरेक्शन में हमने क्या किया, दो फोर्सेस को अप्लाई कर दिया किसी बॉडी पर। मतलब बॉडी पर आप देखो दो फोर्सेस हैं, एक मान लो F1 है और एक मान लो F2 है। बॉडी पर दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस देखो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हैं। तो ध्यान रखना इनको पहले वेक्टर में चेंज करना होगा। अब हमें नेट वर्क डन निकालना है, अलग अलग फोर्स का नहीं पूछा, हमें दोनों फोर्सेस का मिलाकर के नेट वर्क डन चाहिए। तो हम देखो क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस को पहले वेक्टर में बदलेंगे। देखो जैसे ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है F1 का, तो इसको वेक्टर में चेंज करने का तरीका ये है, इस मैग्नीट्यूड को देखो ये इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, F2 फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो F1 को वेक्टर में चेंज कैसे करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो ये, इसका यूनिट वेक्टर ध्यान दीजिए, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आप समझते हो, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड नीचे देखो, जैसे इस डायरेक्शन का चाहिए यूनिट वेक्टर, तो इसका वेक्टर नीचे इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब अंडर रूट आई का कोफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट यानी -1 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर। देखो ये हो गया 2/√3 आई माइनस जे प्लस के। तो ये हो गया हमारा F1 वेक्टर की फॉर्म में। इसी प्रकार देखो जो हमारा F2 है ये वेक्टर की फॉर्म में कैसे आएगा, देखो ये 3 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो इसका यूनिट वेक्टर आई प्लस जे माइनस के अपॉन अंडर रूट, देखो इसका भी आई का कोफिशिएंट स्क्वायर 1, जे का कोफिशिएंट स्क्वायर 1 और ये 1, तो क्या हो जाएगा देखो 3/√3 आई प्लस जे माइनस के। और अगर हमें अब नेट वर्क चाहिए तो देखो क्या करें, दोनों वेक्टर को सम कर दें पहले, ये नेट फोर्स निकाल लें, नेट फोर्स निकाल लें पहले, दोनों वेक्टर दोनों फोर्सेस को सम कर दें। तो जब दोनों को सम करेंगे देखो, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/√3 कॉमन आ जाएगा, इनको सम करें 2i 3i तो कितना हो जाएगा 5i, ठीक है 5i, और ये माइनस का 2 प्लस का 3j तो प्लस का j हो जाएगा, प्लस का 2k माइनस का 3k तो माइनस का k हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को सम कर दिया, दोनों को वेक्टर की फॉर्म में लेके सम कर दिया, सम का मतलब ये आ गया। अब अगर हमें वर्क चाहिए तो क्या होगा, F डॉट डी, डी वही तरीके से निकालेंगे जो भी निकाला था, डी क्या होगा वही OB माइनस OA, और ये हमारा फोर्स हो गया और ये डी मिल गया, तो F डॉट डी से हमें नेट वर्क मिल जाएगा। अलग अलग फोर्सेस का वर्क भी निकाल सकते थे, जैसे खाली F1 का चाहिए तो F1 को वेक्टर फॉर्म में लो और डिस्प्लेसमेंट से डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो खाली F1 का भी वर्क आ जाएगा। खाली F2 का वर्क चाहिए तो F2 को वेक्टर की फॉर्म में लो, डॉट प्रोडक्ट D से कर दो। सिंगल सिंगल फोर्स का भी वर्क निकाल सकते हैं, है ना, वेक्टर की फॉर्म में लो और डिस्प्लेसमेंट से डॉट प्रोडक्ट कर दो। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया वही अपना OB माइनस OA। ऐसा भी कर सकते हैं कि अलग अलग वर्क निकाल के उनको प्लस कर दें, तब भी हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल फोर्स निकाल लें और उसका एक साथ डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट ले लें, तब भी हमें नेट वर्क डन बॉडी पर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक साथ फोर्सेस को वेक्टर की फॉर्म में चेंज करके कंबाइंड फोर्स निकाल लिया, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया, उसका डी से डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो नेटवर्क डन मिल जाएगा। अलग अलग फोर्सेस का डॉट प्रोडक्ट अगर हम डिस्प्लेसमेंट से लेंगे तो अलग अलग फोर्सेस का भी वर्क मिल जाएगा। उन वर्क को अगर हम ऐड कर देंगे तब भी हमें नेटवर्क डन यही मिल जाएगा, है ना। तो ये सब अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमारे अक्सर आते रहते हैं। तो आज बेटा अभी हम लोगों ने वर्क की थोड़ी सी बात की, हालांकि वर्क ऐसा नहीं खत्म हो गया, चलेगा अभी। पहले वर्क, एनर्जी, पावर सब चीज़ों के मतलब सीखेंगे, फिर और भी इसके अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो बेटा वीडियो आते रहेंगे, सारे वीडियो बेटा पीजीटी मैथ्स की एक प्लेलिस्ट है उसमें जा रहे हैं, लिख दीजिए कंप्लीट सिलेबस ऑफ पीजीटी मैथमेटिक्स बाय HD मैथमेटिक्स। तो सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे और आप वीडियो को पढ़िए, एंजॉय करिए, मस्ती के साथ पढ़िए और समझ समझ के पढ़िए। बात समझ गए ना, ठीक है। फोर्स को वेक्टर की फॉर्म में चेंज करने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड और जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर, जिस डायरेक्शन में वो लगा हुआ है ना, जिस डायरेक्शन में ये दे दी गई, इस डायरेक्शन में लगा हुआ। तो मैग्नीट्यूड का मतलब
मतलब मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट वेक्टर, मतलब ये वेक्टर और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो पढ़ते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।